चलिए, तो जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ये आपका जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले आप रीड कर लो कि क्या फाइंड करना है, और फिर इस टॉपिक का कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू में। ठीक है, कि क्या थ्योरी होता है, कैसे पता लगाते हैं, कितने टेंजेंट्स होंगे, और फिर आप समझोगे कि क्वेश्चन कितना आसान था 2023 का। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या काउंट करना है। हमें काउंट करना है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। सी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये मार्क करता हूँ कॉमन टेंजेंट। तो आपको कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे ये पता लगाना था। ठीक है, आपको दो सर्कल गिवन था, फर्स्ट सर्कल भी गिवन था और सेकंड भी गिवन था। तो सर्कल गिवन होने का मतलब उसका सेंटर और रेडियस पता है आपको। ठीक है, आपको पता लगाना है कि कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। तो कॉमन टेंजेंट का जो डिफरेंट डिफरेंट केस है वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे 4 केस दिखाया मैंने, और एक केस मैंने आपके लिए छोड़ दिया है सोचने के लिए कि एक केस और कौन सा पॉसिबल है। ये 4 केस वो है जिसे फर्स्ट में क्या है, सर्कल्स बिल्कुल सेपरेट है, सेकेंड केस में सर्कल्स टचिंग है, थर्ड केस में सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है, फोर्थ में भी टचिंग है बट टचिंग इंटरनली है। एक केस और क्या हो सकता है आप सोचना ध्यान से, क्या हो सकता है। ठीक है, लास्ट बताऊंगा एक केस क्या होगा वो। तो आपको पता लगाना है कि जो 4 केस मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, एक केस और होगा 5 केस, उन 5 केस में कितने कितने टेंजेंट काउंट होंगे। जो फिफ्थ केस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके माइंड में आना चाहिए क्या होता है फिफ्थ केस। ठीक है, जो मैं बताऊंगा जब बता दूंगा कितने टेंजेंट किस केस में है, करते करते एंड में आएंगे तो बता दूंगा कितने टेंजेंट्स में होंगे फिफ्थ केस में। तो जो केसेज है उसके पहले मैं दिखा देता हूँ कि किस केस में कितने टेंजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो जो आपका फर्स्ट केस है जहाँ पे सर्कल सेपरेट है, उस टेंजेंट देखने के बाद एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट आपका ये होगा, 2 हो गया। ठीक है, ये 2 कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं इसको। और 2 और होगा, वो 2 कौन से होंगे वो देखो, वो 2 आपके होंगे ऐसे, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दिखाने के लिए मुझे कलर चूज करना है। कलर कहाँ से आएगा, चलिए बिना कलर दिखाता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, ऐसा एक ऐसा। तो ये जो 4 कॉमन टेंजेंट दिखाया मैंने, इसमें 2 क्या है डायरेक्ट है और 2 क्या है, 2 आपके ट्रांसवर्स हैं। अब इस केस में कितने होंगे आपको, तो कितने होंगे, तो इस केस में आप देखो 2 तो हो गए डायरेक्ट, ऐसे और ऐसे 2 डायरेक्ट हो गए, और एक आपका ट्रांसवर्स हो गया, एक आपका ट्रांसवर्स जो दोनों को टचिंग है किसी कॉमन पॉइंट पे। ठीक है ना, दोनों को टचिंग किसी कॉमन पॉइंट पे, ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, 3 इसमें हो गए। इस केस में सिर्फ 2 ही होंगे, इस केस में सिर्फ 2 होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 2 होंगे। ठीक है, और इस केस में कितने होंगे, जब आपका इंटरनल टच है तो एक ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब जो एक केस और बचा हुआ था जो मैंने अभी बताया आपको, वो कौन सा केस था, तो उस केस को आप देख लो कि वो कौन सा केस था। ठीक है, जो एक केस मैंने आपको नहीं बताया वो कौन सा केस था, वो देखो, वो था आपका जब एक सर्कल इस तरीके से है और दूसरा सर्कल कंप्लीटली इसके अंदर है, कंप्लीटली इसके अंदर है। ठीक है, ये था फिफ्थ केस। फिफ्थ केस, तो इन फिफ्थ केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। कॉमन मतलब जो लाइन दोनों को टच करती हो, तो इस केस में आप ऐसा कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे जो दोनों को टच करती हो। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 0। ठीक है, तो 0, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इस केस में, फर्स्ट केस में कितने थे, तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो गए 4। ठीक है, 4 टेंजेंट इसमें हो गए फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में आपके पास 3 टेंजेंट हो गए। ठीक है, थर्ड केस में कितने हो गए आपके पास टेंजेंट, थर्ड केस में, एक सेकेंड, नंबर ऑफ पूरा लिखता हूँ थर्ड केस में। ठीक है, कॉमन टेंजेंट, तो यू कैन से कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट फर्स्ट केस में हो गए 4। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट सेकेंड केस में हो गए 3 हो गए। ठीक है, थर्ड केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 हो गए, और फोर्थ केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो गए, 1 हो गया आपका, और फिफ्थ केस में क्या हो गया, 0, नो कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब पता कैसे लगाएंगे कौन सा केस है, ये देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट कि इन चारों में से जो 2 सर्कल दिया हुआ, पांचों केस में से कौन से केस में है। तो आपको जो फर्स्ट केस में ड्रॉ किया ना, फर्स्ट केस, इसको देखो आप, इस केस में अगर मान लो यहाँ पे सेंटर C1 है और यहाँ मान लो सेंटर C2 है, तो ये आपका R1 हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये आपका R2 हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर सेंटर
के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखोगे ना तो वो डिस्टेंस क्या दिखेगा आपको, जिसमें 4 टेंजेंट है। फर्स्ट केस दिखा रहा हूं मैं कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा, इट विल बी मोर देन जो आपका रेडियस है उसके सम से। तो रेडियस का जो वैल्यूज है उससे सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब दे आर सेपरेटेड, ठीक है। जो सेकंड केस आपका है, सेकंड केस जिसमें 3 कॉमन टेंजेंट है, फोर्थ वाले का ये था कंडीशन जिसमें 3 कॉमन टेंजेंट है, आपको दिख गया कि इसमें जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, ये आप देखो ध्यान से, ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया R1, यहाँ से यहाँ हो गया R2, तो ये R1 प्लस R2 के बराबर है, ठीक है। तो दैट मीन्स दे आर टचिंग बट एक्सटर्नल टचिंग। अब आप थर्ड को छोड़ के पहले फोर्थ देख लो, फोर्थ वाले केस में एक टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट में है, इसमें भी टचिंग है C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे जो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे मान लिया C1 है और यहाँ मान लिया C2 है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक R1 है ना, और ये आपका हो जाएगा R2। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस ये दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये R1 R2 के डिफरेंस के बराबर है, R1 R2 के डिफरेंस के बराबर है। तो ये आपका होता है इक्वल टू R1 माइनस R2। अब आपको थिंक करना है कि अगर एक्सटर्नल टच में क्या होता है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर है, इंटरनल टच में क्या होता है, डिफरेंस के बराबर है। तो जो आपका बीच वाला केस था, कौन सा केस, सेकेंड केस, तो सेकेंड केस नहीं, कौन सा, थर्ड केस जो था आपका जिसमें सर्कल इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ठीक है। तो वो लिखता हूँ मैं थर्ड केस, तो थर्ड केस कहाँ लिखूँ, फर्स्ट केस हो गया आपका, ये थर्ड केस यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, कि इंटरसेक्टिंग सर्कल का मतलब क्या है, तो यहाँ लिखता हूँ इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल का मतलब क्या होता है कि जो आपका सेकेंड केस है और फोर्थ केस है उन दोनों का कॉम्बिनेशन, सेकेंड का फोर्थ का कॉम्बिनेशन, मतलब जो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है ना, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से तो छोटा होगा लेकिन R1 माइनस R2 से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ जो डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग उसमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि R1 बड़ा है R2 से, ठीक है। यहाँ पे एजम्पशन क्या है, इसमें एजम्पशन क्या है कि R1 इज मोर देन R2, ठीक है, R1 इज मोर देन R2, मतलब आपको R1 वो लेना जो जिसका वैल्यू बड़ा हो उसको लेना है R1, ठीक है, जिसका वैल्यू छोटा उसको लेना है R2। ये कह लो कि डिफरेंस का लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, आप समझ लो कि डिफरेंस जो यहाँ पे आएगा उसका लेना है, उसका लेना मैग्नीट्यूड। आप यू कैन राइट आल्सो लाइक दिस कि जो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है यहाँ बुक में से लिखा होता है कैसे कि R1 माइनस R2 के डिफरेंस का मॉड कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। लास्ट केस क्या होगा जिसमें जीरो टेंजेंट्स है, तो जीरो टेंजेंट वाला में क्या हो जाएगा, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो R1 R2 के डिफरेंस से भी कम हो जाएगा, डिफरेंस से भी कम हो जाएगा, डिफरेंस से भी कम, ठीक है। तो सर्कल्स बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चार केस है फिर से देख लो ध्यान से कि अगर सर्कल सेपरेट है तो C1 C2 का डिस्टेंस बड़ा होगा रेडियस के सम से, अगर रेडियस के सम के बराबर है या डिफरेंस के बराबर है तो टचिंग होगा, अगर सम से छोटा और डिफरेंस से बड़ा है तो इंटरसेक्टिंग होगा। और किस केस में कितने टेंजेंट वही मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें कितने टेंजेंट होंगे, मतलब कौन सा केस है इन पांचों में से। तो आपको क्या करना है, आपको सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है बेसिकली। तो सेंटर और रेडियस निकाल कर दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना, शॉर्ट में। तो ये आपका पहला जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है निगेटिव ऑफ, क्या होता है, निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स का निगेटिव और हाफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का निगेटिव हाफ, इसका निगेटिव करना है और हाफ करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, इसका निगेटिव और हाफ करना है, ठीक है ना, इसका निगेटिव और हाफ। सेंटर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का निगेटिव हाफ, तो माइनस सेंटर हाफ करेंगे तो माइनस 9 और निगेटिव तो 9 आ गया, इसका निगेटिव हाफ, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका साइड -15 है ना, तो सेंटर आ जाएगा 9,15/2। क्या करते हैं, कोफिशिएंट एक्स कोफिशिएंट वाई का हाफ और निगेटिव, ठीक है। और आर निकालेंगे, तो आर की वैल्यू क्या होती है, जो सेंटर आपका आया उसका स्क्वायर कर दो, तो सेंटर स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर 81 आ गया, और 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 आ गया, वाई 4, और माइनस में होता है सी कितना 131 है, तो माइनस कर दिया 131 माइनस कर दिया। अब ये निकालना आपको आता है, 1 कर लो, यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। r इक्वल टू अंडर द रूट, यही सब पार्ट आपको केयरफुली करना है, यहाँ पे गलती होने का पूरा चांस होता है। तो 4 लिखा है यहाँ पे, तो 80 का मल्टीप्लाई 4 से कितना आता है 320, और 1 लगा है तो 324 आ जाएगा, है ना। और प्लस में 225 हो गया, माइनस में 131 हो गया। अब ये प्लस माइनस आपको अच्छे से करना है। 324, 225, 500, 500 कितना 525 और 24, 549 हो गया। और 549 में से कितना गया, अच्छा यहाँ 131 में भी मल्टीप्लाई 4 से होगा ना, यहाँ भी 4 आएगा ना, यहाँ भी 4 आएगा आपका, ठीक है। तो 131 मल्टीप्लाई में 4, तो 131 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 549 माइनस कितना, 1 का 4 से तो 400, 30 का 4 से 120, और 1 का 4 से तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 बन जा 524। अच्छा 524 आ गया, तो फिर सिंपल ही आ गया, 524 आ गया, यहाँ पे 549 है, और डिवाइड में क्या है 4 है, डिवाइड में क्या 4 है, तो फाइनली क्या आपका आ गया, ये आपका आ गया 25/4 मीन्स 5/2। तो इसका आ गया 5/2, ठीक है। क्या हो गया इसका 5/2। तो मैं यहाँ पे 5/2 मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ रेड कलर से, इसका आर हो गया 5/2। तो C1 आपका हो गया ये, और C2 क्या हो गया, C2 हो गया 5/, ठीक है। ऐसे ही निकालना है, सॉरी C1 और R1, सॉरी C1 और R1, ये R1 है, क्या है R1 है, R1 इज 5/2, ठीक है। अब C2 R2 निकालते हैं, C2 कितना आपका, तो C2 बहुत सिंपल है, इसका हाफ 3 आएगा, इसका हाफ भी 3 आएगा, -3 आएगा, और निगेटिव कर देंगे। तो सेकेंड का सेंटर और रेडियस क्या हो गया, तो सेकेंड का सेंटर रेडियस हो गया 3,3, 3,3, और r क्या हो जाएगा आपका, r हो जाएगा अंडर द रूट g स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, और c का नेगेटिव माइनस का नेगेटिव प्लस में 7, 18 और 7 कितना होता है 25, ये आपका 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। तो C1 C2 भी आ गया, R1 R2 भी आ गया। अब आपको निकालना है C1 C2 के बीच का डिस्टेंस। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कहाँ पे निकाला जाए, जगह की कमी है, चलिए यहाँ पे निकाल दिखाता हूँ। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो अपने को R आ गया, R आ गया, तो इसको हटा देते हैं। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस वो निकाल कर दिखा देता हूँ। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये निकालना बड़ी बात नहीं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, C1 C2 का डिस्टेंस अंडर द रूट, ठीक है, रूट में जाएंगे आप, रूट में क्या होगा 9, और यहाँ पे क्या है 3, तो 9 का 3 का डिफरेंस 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 15/2, यहाँ पे क्या है 3, तो 15/2 में से गया 3, मतलब 7.5 में से गया 3, तो 4.5 में से 9/2, 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आएगा, ये 36 आ गया, प्लस में 81/4 हो गया अंडर द रूट। अब ये 36 का मल्टीप्लाई 4 से कितना आएगा, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12, 2 14, 144 प्लस 81, ठीक है, डिवाइड बाई 4, और 144 प्लस 81 कितना हो गया आपका, तो 4 + 1 5, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, और 1 2 25/4, मतलब 15/2, क्या आपका 15/2, ठीक है, 15/2। तो ये सब सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं था, आपका क्या आ गया 15/2 आ गया R2, तो R C1 C2 15/2 आ गया, ठीक है। दिस वैल्यू इज 15/2, लिखा गया 15/2। अब आपको चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा केस है। तो C1 C2 भी आ चुका है, R1 भी आ चुका है, R2 भी आ चुका है। देखो ध्यान से, R1 क्या है, एक आपका है 5/2 मतलब 2.5, एक आपका 5 है, तो 5 और 5/2 को ऐड करेंगे 7.5 होगा, है ना। तो R1 प्लस R2 कितना आया, देखो ध्यान से आप, R1 प्लस R2 कितना आपका आया, तो R1 प्लस R2 ये आपका आ गया 7.5, ठीक है। और C1 C2 क्या है, ये भी आपका 15/2, ये भी क्या है 7.5। दैट मीन्स इन चारों में से कौन सा केस हुआ, तो ये आपका केस हो गया एक्सटर्नल टच, ठीक है। सेकंड केस आपका हो गया एक्सटर्नल टच, और एक्सटर्नल टच में कितने टेंजेंट्स हैं, तो इसमें आपका 3 टेंजेंट है, 2 डायरेक्ट और 1 कॉमन, एक ट्रांसवर्स, 2 डायरेक्ट 1 ट्रांसवर्स।
सो 3 कॉमन टेंजेंट्स, तो आंसर क्या हो गया इसका ए बी सी डी में से, तो आपका आंसर हो गया ए। आंसर कौन सा हो गया आपका, आंसर हो गया इसका ए, ठीक है, तो ए वाज द करेक्ट आंसर। अब देख लो आप कि अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने इस टॉपिक को कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, सारी चीजें क्लियर हो गई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।